सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मन लग रहा है संचार के साथ? मैं पूछ रही हूँ, कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को? कम्युनिकेशन करना शुरू किया? पढ़ना शुरू किया? क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? किए थे? ओके। तो कल हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा कल की और उससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आज की क्लास में चलते हैं। नोट्स आपको मिले होंगे ना? टेलीग्राम पे आ गया था नोट्स, आपके ग्रुप में भी आ गए हैं। आप ऐप पर नहीं है? मैं नहीं दूंगी। हाँ, ऐप में है नोट्स। वो आप पूछ लीजिएगा, है ना? वो आप बात कर लीजिएगा। चलिए, तो हमने फर्स्ट डे ये पढ़ा कि जो एक संचार होता है, संचार हमेशा शब्दों से हो ये आवश्यक नहीं है। संचार हमेशा संकेतों से हो ये भी आवश्यक नहीं है। संचार किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन संचार जब भी होगा, संचार में एक प्रेषक होगा जो किसी संदेश को भेज रहा है। जब वो किसी संदेश को भेजेगा तो भेजने का एक माध्यम होगा जिसको हम चैनल कहते हैं। वो चैनल कोई रिसीव करेगा या वो संदेश कोई रिसीव करेगा और वो होगा रिसीवर। यदि बात यहीं पर खत्म हो गई तो ये जो संदेश है ये पूरा हुआ या रुक गया। लेकिन कई बार जो बात है वो इसके आगे चलती है कि जो रिसीवर है वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको समझ में आया, आपने बोला कि मैम समझ में तो आया लेकिन कोई क्वेश्चंस हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं तो वो क्या हुआ, आपका फीडबैक। अब जब आप क्वेश्चन को पूछेंगे तो आप क्या बन गए इस समय? सेंडर। आपका जो संदेश है, आपके जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया? मैसेज। और इस समय मैं क्या बन गई? उसकी रिसीवर बन गई। मैंने आपको अब रिसीव करके उस क्वेश्चन का आंसर दिया। फिर से मैं कौन बन गई? सेंडर। मैंने जो आंसर दिया वो क्या बन गया? मैसेज। आपने उसको रिसीव किया, आप क्या बन गए? रिसीवर। तो संदेश और संचार किस फॉर्म में चल रहे हैं, शब्दों से चल रहे हैं, चैनल से चल रहे हैं, ये हमने अपनी फर्स्ट क्लास में देखा था। उसके बाद में हमने ये भी बात की थी कि जो संचार है या कम्युनिकेशन है, ये वर्ड डिराइव कैसे हुआ, ये वर्ड बना कैसे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति की जब हमने बात की तो जब हम हिंदी के वर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम है संचार, तो संचार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है सम और एक है चर। चर का मतलब होता है चलने वाला, जो समान गति से समान भावनाओं के साथ में चलता है, उसे क्या कहते हैं? संचार। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा बच्चा है, 5 साल उसकी एज है, और आप अभी बहुत समझदार हो चुके हैं, नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। आप जितनी इंटेलेक्चुअल बातें आपस में करते हैं, उतना ही लेवल यदि आप उस 5 साल के बच्चे से बात करते टाइम रखें तो क्या वो आपकी बातों को समझ पाएगा? क्या वो आपकी बातों को समझ कर उनका आंसर कर पाएगा? नहीं। वो बोलेगा कि भाई आप जो भी आपके संबंध है, रिलेशन है, कि भाई इनके पास नहीं जाना, ये बोर करते हैं। यही बोलेगा कि ये बोर कर रहे हैं, अजीब सी बातें करते हैं जब भी मैं जाता हूँ इनके पास में। इसका मतलब भारतीय परंपरा या भारतीय चिंतन ये कहता है कि जब भी हम बोलें, ये देखकर बोलें कि सामने वाले का और हमारा जो लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी है वो मैच हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन पाश्चात्य जगत में ये जो भावना है ये थोड़ी अलग है। पाश्चात्य जगत में कहा गया, संचार का वर्ड नहीं था ऑब्वियसली, वहाँ पर जो वर्ड था वो था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ये जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। जैसे भारतीय परंपरा में जो भी वर्ड्स बनते हैं वो संस्कृत से उद्धृत होते हैं या डिराइव होते हैं, लेकिन पाश्चात्य परंपरा में, क्योंकि पाश्चात्य परंपरा ब्रिटिशन एरा में हमें डेवलप होती हुई ज़्यादा दिखाई देती है, और यदि हम सटीक वर्ड्स में बात करें तो यूरोपियन जो एक परंपरा है वो हमें यहाँ दिखाई देती है। इसलिए उस पर जिस भाषा का प्रभाव रहा वो भाषा थी लैटिन, क्योंकि लैटिन शास्त्रीय भाषा थी, वहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज की तरह इसको आफ्टर ग्रीक जो है उसके बाद में देखा गया। तो वहाँ से 2 वर्ड्स हमें मिले, कम्युनिकेयर एंड कम्यून। कम्युनिकेयर एंड कम्यून में
बात ऐसी थी कि कम्युनिकेयर बोलता है कि हमें बातों को शेयर करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी ये चीज समझ में आई जो बात भारतीय चिंतन परंपरा कह रही थी कि शेयरिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉमन। यदि कुछ कॉमन होगा तभी आप अपनी बातों को शेयर करना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, कॉमन टू शेयर। यदि हम इसकी सटीक अवधारणा को समझने की कोशिश करें तो कम्युनिकेशन कुछ ऐसा कहता है कि हम कुछ भी जब शेयर करते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो म्यूचुअल होनी चाहिए, शेयर्ड होनी चाहिए। इसलिए आमतौर पर हम इसको किस शब्द से या किस डायलॉग से समझने लगे कि कम्युनिकेशन इक्वल्स टू शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी हो, शेयर्ड हो, तब वो कम्युनिकेशन है। उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, कौन था आप में से फर्स्ट क्लास में? हाँ, क्या पढ़ा था हमने व्युत्पत्ति के बाद में? वर्बल नॉन वर्बल, ओके, वो तो कल पढ़ रहे थे हम। शुरू कहाँ से हुआ था और आज हम कहाँ हैं, यानी कि डेवलपमेंट और विकास हमने इसमें देखा था। तो विकास में हमने देखा, डेवलपमेंट में हमने देखा कि हमारा जो सबसे प्राचीन समय था जिसमें हम बोलते हैं आदि मानव रहता था, तो आदि मानव जब बातें करता था या हमने उन बातों को जिस तरीके से लिया है, हमारे लिए वो कुछ सिंबल्स के तौर पर बात करता है, संकेतों के जरिए बात करता है कि उसको जो भी लगा उसने उसके लिए क्या कर दिया, एक संकेत बना दिया। अब वो जो संकेत है, वो जो सिंबल है, वो उसकी पहचान थी। लेकिन धीरे धीरे लोग भाषा का विस्तार करते हैं, विकास करते हैं और भाषा के थ्रू बात करते हैं, यानी लैंग्वेज आई हमारे टाइम में, हमारे समय में। तो हमने उसमें क्या करा कि सबसे पहले जो कम्युनिकेशन का आधार था वो संकेत था, उसके बाद कम्युनिकेशन का आधार भाषा हुआ, और उसके बाद जब हमें भाषा बोलनी आई तो धीरे धीरे हमने जब लिपि का आविष्कार किया तो हम उन चीज़ों को लिखने लगे। फिर हमें लिखना आ गया। लिखने के बाद में हमें ये लगा कि हमने तो लिख लिया, लेकिन मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लिखाई पहुंचाऊं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो हमने मुद्रण का आविष्कार किया। उसके बाद में मुद्रण का आविष्कार हो गया, धीरे धीरे हमें ये लगा कि हम क्यों ना कुछ ऐसे टेक्निक्स को यूज़ करें जिससे केवल मैं जब बोल रही हूँ तो वो बहुत सारे लोग सुन पाए। रेडियो, देन मुझे देख भी पाए साथ में, टेलीविज़न, और फिर आता है इंटरनेट, और आजकल की दुनिया में आविष्कार हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये सब कम्युनिकेशन करने के ही तो तरीके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहीं ना कहीं हमें दोबारा सोशलाइजेशन से पर्सनलाइजेशन की तरफ खींच लिया है। आप लोग एआई टूल्स का यूज़ करते होंगे, कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला टूल है? चैट जीपीटी, जेमिनी आप लोग यूज़ करते होंगे। आजकल, पहले क्या होता था, हम दूसरे से समझने की कोशिश करते थे, आजकल हम खुद देखने की कोशिश करते हैं कि आप इसके फीचर्स बता दो, इसके तरीके बता दो। हम सोचते हैं चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, 10 किताब पढ़ेंगे, वो 10 किताब का एसेंस हमें दे देगा। तो दोबारा से आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एआई के आने से क्या हुआ, जो सोशल एरा था हमारा वो कट कर अब दोबारा से हम किस एरा की तरफ जा रहे हैं, पर्सनलाइजेशन की तरफ। बहुत सारे ऐसे मीम्स आते हैं ना कि पहले गर्मियों की छुट्टियों में हम सब एक दूसरे से बात करते थे और अब सब अपने मोबाइल्स में बिजी रहते हैं। तो ये क्या है, ये भी कम्युनिकेशन की चेंज जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी प्रकृति को चेंज कर रहा है। उसके बाद में हमने कुछ जनरल बातें करी थी कि कम्युनिकेशन गतिशील होता है, कम्युनिकेशन दो मार्गी होता है, कम्युनिकेशन जो है वो सतत होता है, ऐसा नहीं है कि आज चल रहा है कल बंद हो जाएगा, लगातार वो चीज़ें चलती रहती हैं। देन हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी भी पर्सन के साथ में तो गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है, यानी कोई उद्देश्य होता है। अभी आप मुझे सुन रहे हो, मुझे सुनना अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन फिर भी सुनना पड़ रहा है क्योंकि जेआरएफ का एग्जाम देना है हमें ना, हमें जेआरएफ क्लियर करना है, क्रैक करना है। तो फिर क्या है कि आप मुझे सुन रहे हैं क्योंकि आपके पीछे क्या है, एक उद्देश्य है ना। हम सबको अम्यूजमेंट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अम्यूजमेंट के जो मीडियम्स हैं जैसे कि सॉन्ग्स हो गए, जैसे कि टीवी हो गया, हम उसको भी कब देखते हैं, जब हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा होता है। कल आपका एग्जाम है, आज आपका बहुत मन करेगा कि मैं कुछ नई मूवी देख लूं, लेकिन आपका मन आपको रोकेगा ना कि नहीं मुझे ये नहीं देखना है, आप बहुत फ्री हैं,
तब आप बहुत अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ये भी क्या है, कम्युनिकेशन का उद्देश्य है कि आप किस तरफ से कम्युनिकेशन करेंगे या नहीं करेंगे। आते हैं अपनी कल की क्लास में। कल हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करी और कम्युनिकेशन को वेरियस टाइप्स में हमने देखने की कोशिश करी। अब मैं आपसे आंसर चाहूँगी क्योंकि कल जो बच्चे थे वो बहुत सारे हैं क्लास में। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कौन कौन से मीडियम्स थे, कौन कौन से वेज थे जिनसे हमने कम्युनिकेशन को समझने की या बांटने की कोशिश की थी। किससे शुरुआत करें? कमल आपसे बताइए। व्यक्तिक, व्यक्तिक में क्या क्या था आराधना? हाँ, सबसे पहले हम किससे बात करते हैं, सामने वाले से या खुद से? खुद से। तो क्या हो गया, इंट्रापर्सनल। फिर हम किससे बात करते हैं? सामने वाले से, इंटरपर्सनल। फिर हमारा छोटा सा क्या बनता है, ग्रुप बनता है। फिर उसके बाद में हमारी कम्युनिटी, उसके बाद में पब्लिक, उसके बाद में मास, और देन लास्ट जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, इंटरकल्चरल। इंटरकल्चरल में कुछ उदाहरण दिया था मैंने, स्वीडन वाला उदाहरण दिया था कि जो स्वीडन में है वहां पर 3 ऐसे फैक्टर्स थे जो हमें दिखाई देते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स थे वो? पावर डिस्टेंस, वेरी गुड, और इंडिविजुअलिज्म, और पढ़कर आना पड़ेगा भाई, शर्त ये है। थर्ड क्या था? अच्छा मुझे ये बताइए, इंटरपर्सनल में कौन कौन से 3 रीजंस थे और 3 पार्ट्स थे उसके? सबसे पहले हम क्या, वेरी गुड, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सबसे एक तरीके की बात नहीं करते ना। फर्स्ट क्या था, फैटिक। सेकंड क्या था, इंडिविजुअल। और फिर क्या था, इंटीमेट। इंटीमेट बहुत सारे लोग होंगे या बहुत कम लोग होंगे? बहुत कम होंगे। अच्छा, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, इंटीमेट रिलेशन कम होगा या बढ़ेगा? फीडबैक कम होगा या बढ़ेगा? फीडबैक बढ़ेगा। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि फीडबैक बढ़ेगा लोगों की संख्या के बढ़ने पर? आप बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनीष। देखिए मनीष, क्या होता है कि जैसे अभी आप कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर? 8 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। 8 बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 बच्चे जो हैं वो मेरी बात से कन्विंस ना हो, तो वो क्या करेंगे? यूजुअली कन्विंस नहीं है तो मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई मैम देखिए मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। ओके, अब यहाँ पर इसी क्लास में हम 800 बच्चों को ले आते हैं। नहीं, वो भी बता सकते हैं, लेकिन 800 बच्चों में एक स्पीकर जब बोल रहा है ना, तो वो 800 बच्चों को और 800 लोगों को एक साथ में केंद्रित नहीं कर सकता। तो वो किस पर अपना फोकस रखेगा? जो उसकी बात को ज़्यादा सुनेंगे। तो यहाँ पर फीडबैक हमेशा आप देखिए, किसी भी रैली में, किसी भी टाइम पे, स्कूल में फंक्शंस होते थे, असेंबलीज होती होंगी, आप लोगों के स्कूल्स में भी होती होंगी। कभी कभी हमारे स्कूल में कुछ स्पीकर्स आते थे, अच्छे अच्छे सेलेक्टेड लोग जो बोलते हैं और जिनको हमें सुनना पड़ता है, चाहे हमारा मन हो चाहे नहीं हो, है ना। तो क्या होता था कि सुबह हमें बिठा दिया जाता था आफ्टर प्रेयर कि अभी आपको बैठना है। अब हमें लग रहा है ये हमारे पैर दुख रहे हैं, ये कब तक बोलेगा, आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे पार्टी में भी खाना है, ये भी है ना। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो होती थी। तो फीडबैक हमेशा कम होता जाएगा जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसमें हमें किसका यूज़ करना होगा? जब आप आईसीटी पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आप देखेंगे उस प्रॉब्लम को आईसीटी काफ़ी हद तक दूर करती है। आजकल गूगल फॉर्म्स भरवाए जाते हैं, ज़्यादा आप फीडबैक ले सकते हैं, बट 1-to-1 पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो वो आईसीटी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ओके, क्लियर हुआ आप कि फीडबैक पर्सनल लेवल पर कम होता जाएगा जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। उसके बाद में सेकंड हमारा टाइप क्या था पर्सनल के बाद में? चैनल्स। चैनल्स के थ्रू बोलकर, लिखकर, ऐसे हमने करा था। चलिए, उसमें भी कुछ ऐसे टाइप्स आए थे जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए। कौन सा टाइप था? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में कीनिक्स पढ़ा था हमने, क्या था? एक्शंस के थ्रू। वेरी गुड, एक्शंस के थ्रू हमने अपनी बात को कहा था। अच्छा, मुझे आप बताएंगे कि गस्टोरिक क्या था? क्या मतलब था गस्टोरिक का? टेस्ट थे। हमने कैसे याद करा था? गेस्ट आए थे हमारे घर पे, हमें बहुत टेस्टी खाना लगा तो हम सारा खा गए। ओके,
अब मुझे बताइए कि क्रोनेमिक्स क्या था? क्रोनेमिक्स वो क्रो में था। क्रोनेमिक्स, क्रोनोलॉजी किसे कहते हैं? समय, टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारी चीजें बनती है। ओके, इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स थे? हाँ, ऑक्यूलिक्स क्या था? हमने ओ करके कैसे देखा था? सिक्सर देखा था। क्या यूज हुई थी हमारी? आईज यूज हुई थी, आंखें यूज हुई थी। तो हमने नॉन वर्बल देखा था इसमें। नॉन वर्बल के बाद में फिर हम कौन से अपने टाइप की तरफ गए थे? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या था? नॉर्मल जो होता है, एक हायरार्की होगी, हायरार्की के बाद में एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसमें सारी चीजें होंगी। बट इनफॉर्मल में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड पढ़ा था, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या हमेशा र्यूमर्स होगा? कभी कभी फायदा भी कर जाता है। कल हमने एक बहुत लंबे उदाहरण से समझा था कि कैसे फायदा होता है। ओके, इसके बाद में फिर हम कौन से टाइप की तरफ गए थे? टाइम। टाइम में एक होता है समकालिक और एक क्या होता है? असमकालिक, यानी कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। यदि मैंने आपको ईमेल भेजी, ये क्या है? असिंक्रोनस। मैंने आपसे अभी हाल बात करी, वो क्या है? सिंक्रोनस है। मैं आपको बता रही हूं कि 1857 में ऐसा हुआ था, सिंक्रोनस। लेकिन क्या आप उधर पहुंच पाए? तो इसमें आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति का वर्णन करते हुए जब टीचर ऐसा वर्णन कर रहा है, तो क्या आप 1857 की क्रांति में झांसी में पहुंच जाते हैं? नहीं, आप नहीं पहुंचते हैं। ये किसका हो जाएगा? यदि आपको झांसी में आप अनुभव कर रहे हैं तो ये असिंक्रोनस होगा, लेकिन टीचर के बताते हुए यदि आप उसकी बात को समझ रहे हैं तो ये सिंक्रोनस होगा। यहाँ क्वेश्चन की जो शैली है, क्या पूछ रहे हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप कौन सा था हमारा? फ्लो वाला था, प्रवाह। प्रवाह में हमने क्या देखा था? अपवर्ड। एक क्या था कि हम ऐसे बात करते हैं, ये क्या था हमारा? अपवर्ड। एक क्या था? ऊपर से, जैसे कि टीचर ने कुछ डिसाइड किया और बच्चों को बता दिया। एक बच्चों ने कुछ डिसाइड किया और टीचर को बता दिया। एक कैसा था? डायगोनल। डायगोनल में क्या था? इस तरीके से आया था। और कैसा था? वर्टिकल था। कैसा था? वर्टिकल था, जिसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों के फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। लेकिन यदि मैं बोलूं कि प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे, क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल है कौन सा? कि एक प्रबंधन स्तर के दो मैनेजर्स का आपस में बात करना, समकक्ष होनी चाहिए। एक ही लेवल के दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसको क्षैतिज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या था? और शायद लास्ट भी था ये, क्या था? डायरेक्शन। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या था? एक प्रेषक होगा, वो प्राप्तकर्ता को एक संदेश दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बात कही, सुनी चाहे नहीं सुनी, मेरा काम खत्म। दूसरे में क्या हुआ था? मेरी बात पूरी हुई थी, फिर आपने कहना शुरू किया था। जैसे हमने इसमें वॉकी टॉकी का उदाहरण लिया था कि जो वॉकी टॉकी होता है उसमें हम हेलो हेलो करके अपनी बात बोल देते हैं, फिर वो बाद में सुनते हैं, बाद में वो हेलो हेलो करके अपनी बात कहते हैं। एक होता है जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है। तो ये आपका दोनों तरफ से बातें चल रही, मैं भी बात कह रही हूं, आप भी बात करें। ये हमारी कल की क्लास थी, समझ में आया? अच्छा, चलिए अब मुझे बता दीजिए कि मिलेट ने क्या कहा था? रक्तवाहिका कहा था। ठीक है। अच्छा, जो काला पानी का उदाहरण से हमने समझा था वो क्या था? काला पानी का उदाहरण दिया था कल मैंने क्लास में। क्या था वो? कि यदि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो एक बहुत कैसी सिचुएशन हो सकती है? वो एक बहुत संवादहीनता जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जो भावनात्मक सदमा जो है वो क्रिएट कर सकती है। किसने कहा था ये? मैल्कम एक्स। किसने कहा था? मैल्कम एक्स।
क्या बोला था कि संवादहीनता की स्थिति क्या क्रिएट कर सकती है? भावनात्मक सदमा। रिवीजन हो गया 2 क्लासेस का। चलिए अब हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि संचार में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जब भी संचार आता है, क्योंकि संचार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में आपको हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं इस टॉपिक से। वहां पर उन 3 से 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको हमेशा जिस टॉपिक से मिलता है वो है मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और इसका क्या यूज है? कम्युनिकेशन के साधन, मॉडल्स ही लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है ना। मॉडल्स ही पूछे जाते हैं, साधन फिर वो अलग हो जाता है थोड़ा ना। मॉडल्स ही लिखते हैं इसको हिंदी में भी। अब मॉडल्स को पढ़ने से पहले हम एक स्टोरी सुनते हैं। महाभारत को आप सब जानते हैं। हमने अपने कम्युनिकेशन की शुरुआत ही ऐसे की थी कि कृष्ण अर्जुन से कुछ बात कर रहे हैं, गीता का टाइम है और कुरुक्षेत्र के मैदान में हम और आप खड़े थे, है ना। असिंक्रोनस है ये, मैं आपको लेकर वहां गई नहीं हूं, केवल बातें कर रही हूँ। अब जो कुरुक्षेत्र का मैदान है वहां पर कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं हैं। कौरव और पांडवों की जो सेनाएं हैं उनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। हालांकि वो रक्त संबंधी हैं लेकिन एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं। पांडवों के पास में जो सबसे बड़ा उनका यूएसपी है वो है श्री कृष्ण। हालांकि वो लड़ नहीं रहे हैं लेकिन उनके साथ में बुद्धि से हैं। और जो कौरव हैं उनका यूएसपी ये है कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े सेनापति, सबसे बड़े बड़े योद्धा और शस्त्र उनके पास में है। अब वहां पर क्या होता था, कौरवों की तरफ से वो अपने सेनापति को चेंज करते थे टाइम टू टाइम। पांडव भी करते थे बट कौरवों के पास में बहुत सारे सेनापति थे, हर दिन एक नया सेनापति बनता था। अब पता पड़ा कि अगले दिन सेनापति होने वाले हैं गुरु द्रोण। अब ये गुरु द्रोण कौन है? जो सबके गुरु हैं, पांडवों के भी गुरु हैं और कौरवों के भी गुरु हैं। अब गुरु चाहे अपने शिष्य को सब कुछ सिखा दे, फिर भी ऐसी कोई कला तो उसके पास रहती है जो वो यूज कर सकता है। सब कुछ सिखाने के बाद में भी जो आर्ट है, जो स्किल्स हैं, वो कहीं ना कहीं गुरु के पास में होगी। यस और नो? मानते हैं इस बात को? तो अब अगले दिन सेनापति गुरु द्रोण होने वाले हैं। जब ये पता पड़ा पांडवों को तो उनको ये लगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि और सबके जो कोई भी आपके शस्त्र होते हैं, उनके जो भी टेक्निक्स हैं, उन सब का आंसर हम दे सकते हैं, बट गुरुजी का आंसर कैसे देंगे? गुरुजी ने कोई नया ही अस्त्र निकाल दिया जो हमें सिखाया ही नहीं है, क्योंकि सिखाया तो सब उन्हीं का है, उन्हीं के सिखाए के अकॉर्डिंग तो हम लोग सब कर रहे हैं। तो अब बहुत चिंता में थे सारे लोग। अब ये चिंता ये थी, सब मीटिंग हो रही थी, अगले दिन युद्ध होने वाला था, मीटिंग में सब बैठे हुए थे। जब सब बैठे थे तो बहुत एक डिस्कशन हो रहा था कि क्या ऐसा किया जाए कि गुरु द्रोण पर हम विजय प्राप्त कर लें। भगवान कृष्ण जो बैठे थे वो मुस्कुरा रहे थे, बोले देखो विजय गुरु पर प्राप्त हो नहीं पाएगी, कुछ ऐसा करो कि जो गुरु हैं वो लड़े ही ना। तो अब उन्होंने बोला कि गुरु लड़ने ही तो आए हैं भाई, युद्ध करने ही तो आए हैं कुरुक्षेत्र में, यदि युद्ध करना ही नहीं था तो कुरुक्षेत्र में आए क्यों थे? उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमें कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि गुरु द्रोण युद्ध करने से ही मना कर दें। बोले क्या करें? बोले जो उनकी सबसे प्रिय चीज है ना, सबसे प्रिय कोई पर्सन है, यदि उसकी मृत्यु की खबर उनके पास में पहुंच जाए तो वो थोड़े टाइम के लिए प्रभावित होंगे उससे, और उसी टाइम पर उसी क्षण जाकर हम उनका वध कर सकते हैं। अब ये बात लोगों को लगा कि अच्छा कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? तो एक पिता के लिए अपना पुत्र सबसे ज्यादा प्रिय होता है, लेकिन यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट है। उनके पुत्र को मिला हुआ है अमरता का वरदान, उनके पास में एक मणि, और वो मणि जब तक उनके पास में, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो अमर रहेंगे, ये वरदान है उनके पास में। उनके पुत्र का नाम क्या है? अश्वत्थामा। वेरी गुड। तो जो अश्वत्थामा है वो अमर है, तो वो मर नहीं सकते, उनकी मृत्यु की सूचना जाएगी कैसे? अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पांडवों के पास में एक पर्सन है जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जिसका नाम युधिष्ठिर है। वेरी गुड। अब युधिष्ठिर यदि एक क्षण को भी जाकर ये बोल दें कि अश्वत्थामा मारा गया, तो लग तो सकता है द्रोण को कि कुछ तो हुआ होगा। भाई कृष्ण है, उस तरफ कुछ भी हो सकता है, सारे जो टेक्निक्स हैं, सारे रास्ते निकालने आते हैं उनको।
अब क्या करें? अब युधिष्ठिर झूठ बोलेंगे नहीं, और जब तक अश्वत्थामा की सूचना नहीं जाएगी मरने की, गुरु द्रोण छोड़ेंगे नहीं, तो क्या करें? अब यहां पर एक टेक्निक को हमें यूज करना है, लेकिन उससे पहले हम अपने फर्स्ट मॉडल की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे कहानी बढ़ेगी और आपके मॉडल्स बढ़ते जाएंगे। हमारा जो पहला मॉडल है वो है अरस्तु का मॉडल। अरस्तु से तो आप लोग बिल्कुल, आपके पारिवारिक संबंध होंगे, है ना? तो अरस्तु जो है, अरस्तु के मॉडल को हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे। और अरस्तु का जो मॉडल है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक वक्ता यदि बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात को कहता है, यानी एक वक्ता जब इतना प्रभावी भाषण दे तो उस भाषण को श्रोता सुनता ही है। यानी इनके मॉडल में तीन बातें हैं, एक स्पीकर होगा, एक मैसेज होगा और एक रिसीवर होगा, बस खत्म। अरस्तु क्या बोल रहे हैं कि यदि वक्ता बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात को कहे, बहुत इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव वे में कहे, तो जो लिसनर है वो सुनेगा ही सुनेगा। ठीक है, तो यहां पर कौन है हमारा स्पीकर? कौन है? युधिष्ठिर। प्रभावी ढंग क्या है उनके पास में? सत्य बोलना। और रिसीवर कौन है? द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य तक वो बात पहुंचानी है। ठीक है, ये किसका मॉडल है? अरस्तु का। इसकी क्या कमियां है इसकी बात बाद में करेंगे, दूसरे मॉडल की तरफ चलते हैं। अब क्या है, अब जब ये सारी बातें हो गई तो वहां पर कितने थे पांडव संख्या में? वेरी गुड, आप लोगों को तो फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से आएगा क्योंकि सब चीजें आपको पता है। तो 5 जब हमारे पांडव हैं तो हम यहां पर ऊपर एक नया मॉडल देंगे, जो मॉडल है लासवेल। क्या नाम है? लासवेल। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, LASSWELL, लासवेल। लासवेल का जो मॉडल है वो हमें नया एक सिद्धांत देते हैं, जो सिद्धांत है 5W। अब ये 5W क्या है, इसको भी अपनी उसी कहानी से समझते हैं। हमारी क्या जो अरस्तु का जो मॉडल था या जो अभी तक हमने बात करी, उसमें कोई फीडबैक आया? कोई फीडबैक नहीं आया। कोई फीडबैक नहीं आया। सबसे पहले तो हमारे पास में एक डिलेमा है कि युधिष्ठिर से झूठ बुलवाएं कैसे? युधिष्ठिर तैयार थोड़ी ना हुए झूठ बोलने को। हमने सोच लिया कि युधिष्ठिर से बुलवाएंगे, युधिष्ठिर से पूछा नहीं पूछा। अब युधिष्ठिर के पास में गए, बोले एक दिन को केवल 1 मिनट को झूठ बोल लोगे? बोले नहीं। बोले केवल हम सब कान बंद कर लेंगे, कोई नहीं सुनेगा। भगवान कृष्ण बोले मैं समय रोक दूंगा, मेरे तो हाथ में ही है। बोले नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने एथिक्स से नहीं हट सकता। तो बोले अच्छा, तब तो कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। अब श्री कृष्ण ये सोच रहे हैं कि वो झूठ बोले भी नहीं और अपना काम भी बन जाए। हमें क्या मैसेज देना है? कौन मारा गया है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा तो किसी का भी नाम हो सकता है। अश्वत्थामा तो किसी का भी नाम हो सकता है। हमने ये थोड़ी ना बोला है कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र मारा गया। अश्वत्थामा तो नाम किसी का भी हो सकता है। चलो तो एक स्टोरी डिजाइन करते हैं। अब क्या हुआ, पांडवों का जो कैंप था, उस कैंप के पास में बहुत सारे हाथी भी थे, क्योंकि हाथी युद्ध में जाते थे। एक हथिनी ने अभी अभी एक छोटे से हाथी को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम तुरंत कृष्ण भगवान ने क्या बोला? क्या रख देते हैं? अश्वत्थामा। कल इसी को मारेंगे अपन। अश्वत्थामा मारा गया, झूठ नहीं बोला। युधिष्ठिर इतना तो बोल ही सकते हो। अब युधिष्ठिर के एथिक्स थोड़े से आड़े आ रहे हैं। युधिष्ठिर ने बोला नहीं नहीं, ये तो गलत होगा। अश्वत्थामा मारा गया, यदि मैं ये बोलूंगा, जिसके सामने बोल रहा हूं उसको थोड़ी ना पता है इसका नाम अश्वत्थामा है। श्री कृष्ण ने बोला इस बात का भी सॉल्यूशन है मेरे पास में, तुम अपनी बात को क्लियरिफाई करना। कोई किसी तरीके का कोई इफ एंड बट नहीं है। तुम क्या बोलना? अश्वत्थामा मारा गया। गलत थोड़ी ना बोल रहे हो, सही बात है, वो बच्चा तो मारा ही है। अश्वत्थामा मारा गया। आगे क्लियरिफाई कर देना कि मुझे नहीं पता कि वो नर है या, हाथी को क्या बोलते हैं? कुंजर। कि वो नर है या कुंजर। अश्वत्थामा हतः नरो या कुंजरो, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब युधिष्ठिर बोल रहे हैं ठीक है, मैं तो पूरी बात बोल के आऊंगा। बोले हाँ तुम बोलना पूरी बात। अब अपन अपनी दूसरे मॉडल की तरफ चलते हैं। दूसरा मॉडल किसका है? 5W का, यानी कि लासवेल का। लासवेल के मॉडल में हमें क्या क्या दिखाई देगा कि सबसे पहले सबसे पहले हु, कौन बोल रहा है? कौन बोलने वाला है? सारी बातें युधिष्ठिर बोलने वाले हैं। ठीक है, सेज व्हाट, क्या कहने वाले हैं?
अश्वत्थामा मारा गया। इन विच चैनल? चैनल क्या है उनका? पत्र में लिख कर देने वाले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पढ़ लो द्रोणाचार्य, नहीं ना। क्या है उनका चैनल? उनकी वाणी। तो पहला क्या हुआ? हु सेज व्हाट इन विच चैनल? किसको बोलने वाले हैं? टू हुम? ठीक है, ऊपर कितने डब्लू लिखे हैं? ये तो 4 ही हुए। तो अब हम 5th डब्लू की बात करते हैं, जो है विद व्हाट इफेक्ट। अभी तक की हमारी स्टोरी क्या है? कौन कहेगा? क्या कहेंगे? अश्वत्थामा मरो। वो क्यों कहने के लिए तैयार हुए? क्योंकि हमने क्लैरिफाई कर दिया ना, वहां तक तो हमें पता नहीं था कि वो तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हमने बोला पूरी बात बोलना, अश्वत्थामा मरो, नरो या कुंजरो। इन विच चैनल? थ्रू वॉइस। टू हुम? द्रोणाचार्य। विद व्हाट इफेक्ट? क्योंकि अब वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, एज पर युधिष्ठिर अब वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। विद व्हाट इफेक्ट? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोलेंगे। तो ये जो बात है, ये किसने कही? लासवेल ने कही। लासवेल ने बोला कि जब भी कोई प्रेषक किसी प्राप्तकर्ता के पास में कोई संदेश पहुंचाता है, तो उस संदेश के 5 प्रकार होते हैं। व्हाट, सॉरी, हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू हुम, विथ व्हाट इफेक्ट। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किस माध्यम से कह रहा है, किसको कह रहा है, और किस प्रभाव से कह रहा है। ओके, यहां तक स्टोरी समझ में आई? 2 मॉडल समझ में आए? चलो अभी इन मॉडल को और हम डिटेल में लेंगे। हाँ, विद व्हाट इफेक्ट में केवल ये है कि इफेक्टिव, आपको इफेक्टिव वे में कहना है। देखो कई बार क्या होता है कि हम सही भी बहुत ऐसे बोलते हैं कि हमारा सच भी गलत लगता है, और कई बार हम झूठ भी इतने इफेक्टिव वे में कहते हैं कि हमारा झूठ भी सही लगता है ना। तो बस वही बात है। एक्सप्रेशन नहीं, आप ये बोल सकते हैं कि इसमें बोलने का ढंग, कि आप जिसको संबोधित कर रहे हैं उस तक आपकी बात पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही, बस यहीं तक है। अब वो क्या कह रहा है, फीडबैक तो है ही नहीं ना इनमें, सामने वाला क्या कह रहा है ये तो हमें देखना ही नहीं है। चलो अब अपनी स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या जी? हाँ, वो अभी अपन आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। अभी अपनी स्टोरी के थ्रू हम तीसरे मॉडल की तरफ चलते हैं, जो है शैनन और वीवर का मॉडल। इनके बाद में हम इन मॉडल को डिटेल में लेंगे ना। अब हमारी स्टोरी कहां तक पहुंची थी कि ये डिसीजन ले लिया गया है कि कल उस हाथी के बच्चे को मारेंगे। युधिष्ठिर को क्या बोला गया है कि आप क्या बोल देना, कि नरो या कुंजरो, आप अपनी पूरी बात कहना। अब जो और 4 पांडव बच गए, वो बोल रहे हैं कि ये जो तुम सच सच बोलते रहते हो ना, श्री कृष्ण को समझा रहे हैं, यदि उन्होंने सच बोल दिया तो फिर क्या कोई इफेक्ट होगा इसका? उसमें लास्ट वाला क्या था, विद व्हाट इफेक्ट, वो तो बोल जाएंगे, लेकिन यदि द्रोणाचार्य को पता ही पड़ गया कि वो हाथी हो सकता है, तो वो क्या कभी युद्ध से पीछे हटेंगे? यस और नो? नहीं। तो बोले तुमने मेरा भी पूरा गेम प्लान सुना नहीं है। मेरा गेम प्लान ये है कि एक सोर्स होगा, ओके, जो इंफॉर्मेशन देगा। वो इंफॉर्मेशन एक ट्रांसमीटर के थ्रू जाएगी, यस और नो? जाएगी। अब वो जो ट्रांसमीटर है वो सिग्नल्स के थ्रू बात करेगा, मतलब जो भी जा रहा है उसके सिग्नल्स आएंगे कि कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, कोई संदेश दे रहा है। उस जो मैसेज है, मैसेज एक सिग्नल के थ्रू जा रहा है ना, आपका जो मैसेज है वो एक सिग्नल के थ्रू जा रहा है। अब ये जो सिग्नल है ये कितना पहुंचा, जो रिसीव सिग्नल है, ये तो हम पे डिपेंड करता है। युधिष्ठिर ने बात कही, लेकिन कौन सी बात द्रोण तक पहुंची ये तो मुझ पे डिपेंड करता है। तो यहां बीच में कुछ होगा, अभी आप रुको। ये किसको समझा रहे हैं? वो जो 4 पांडव है। युधिष्ठिर तो कह के चले गए, तो यहां पर कुछ होगा, ये भी अपन देखेंगे। और रिसीव्ड सिग्नल किस तक पहुंच जाएगा? द्रोणाचार्य तक पहुंच जाएगा। द्रोणाचार्य एज अ रिसीवर उसको रिसीव करेंगे और फिर जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। अर्जुन को उनका गला काटना है, अर्जुन काट लेंगे। अब देखो यहां बीच में क्या होगा ये देखते हैं। अश्वत्थामा मरो, नरो या कुंजरो।
जैसे ही उन्होंने बोला नरो, हम बजाएंगे शंख, नगाड़े, दुंदुबी, वो कुंजर वाली जो लाइन है ना वो पहुंचेगी नहीं। अब उनको यकीन हो जाएगा कि सच में कुछ तो हुआ है मेरे बेटे के साथ में, क्योंकि कौन बोल रहा है? युधिष्ठिर। तो ये जो हमने नगाड़े बजाए, ये जो बाधा क्रिएट करी, डे वन से हम क्या बोल रहे हैं? इस बाधा को क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं। तो ये जो हमारी बाधा है, जिस बाधा को हमने क्या बोला? नॉइज बोला। ये बाधा कैसे क्रिएट हुई और किसने क्रिएट करी? क्यों क्रिएट करी? क्योंकि यदि ये बाधा क्रिएट नहीं होती तो ये संवाद कभी हो ही नहीं पाता। तो ये जो नॉइज है, ये यहाँ पर जरूरत है। जो वो चाहते हैं वो तभी हो पाएगा जब ये नॉइज यहाँ पर क्रिएट होगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो अब यहाँ पर हम इन तीनों मॉडल्स को थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। हमारा जो पहला मॉडल था वो था अरस्तु का मॉडल। और अरस्तु पहले व्यक्ति हैं जो रेखिक संवाद का सिद्धांत देते हैं। तो आपसे यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि जो प्रथम रेखिक सिद्धांत है, प्रथम रेखिक संचार का सिद्धांत है, वो किसने दिया? अरस्तु ने दिया। अरस्तु के इस रेखिक संवाद में 3 तरीके उन्होंने बताए, जिसको क्या बोलते हैं? पैथोस, लोगोस और इथोस। ये उसी इफेक्ट की बात करते हैं, पैथोस, लोगोस और इथोस, जो किसी वक्ता में होने चाहिए जिससे कि उसका भाषण क्या बनता है? इफेक्टिव बनता है। वो आपके भय हो सकता है, वो आपका प्रेम हो सकता है, वो आपके जो भी मनोभाव हैं वो हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको डिसाइड करते हैं या डिराइव करते हैं। अब ये इसमें यदि मैं कमियों की बात करूं, जहां से यूजीसी क्वेश्चन पूछती है, अरस्तु के मॉडल में आपको सबसे बड़ी कमी क्या दिखाई दे रही है? फीडबैक नहीं है। वेरी गुड। यहीं पर हम एक और बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी मॉडल रेखिक होगा, रेखिक यानी सीधे सीधे एक ही तरीके से चलने वाला, ऐसे किसी भी मॉडल में क्या नहीं होगा? फीडबैक नहीं होगा। क्योंकि रेखिक चल रहा है, इसका मतलब सामने से कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो उसमें फीडबैक नहीं होगा। ये मॉडल क्या नॉइज की बात कर रहा है? नहीं। तो यहां पर नॉइज की बात भी नहीं हो रही है। ये क्या किसी चैनल की बात कर रहे हैं? इन्होंने केवल इफेक्ट की बात करी। इफेक्ट तो आप संकेतों से भी ला सकते हैं। ये चैनल्स की बात नहीं कर रहे हैं। जब ये चैनल्स की बात नहीं कर रहे हैं, फीडबैक की बात नहीं कर रहे हैं और नॉइज की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये तीनों इसकी क्या हो गई? कमियां हो गई। ठीक है। अब ये आपके हो गए अरस्तु। अरस्तु के मॉडल में कमियां थी, इसलिए हम किसका मॉडल लेकर आए? लास्टवेल का। लास्टवेल के मॉडल में 5 बातें क्या हैं? हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, विद व्हाट इफेक्ट, टू whom। वेरी गुड। टू whom और विद व्हाट इफेक्ट। ये क्या है? 5W। कौन कह रहा है? क्या कह रहा है? किस चैनल से कह रहा है? और उसका क्या प्रभाव है? अब जब लास्टवेल ने ये बात कही तो इसमें देखो 2-3 चीजें हमें नई दिखाई दी। पहली बार इन्होंने किसकी बात करी? यहां पर हमारा क्वेश्चन आया है, ऐसा कौन सा मॉडल है जो पहली बार चैनल की बात करता है? किसका मॉडल है? लास्टवेल का मॉडल है। लास्टवेल का मॉडल एक और बात करता है कि ये जो क्रिया है ये तब तक नहीं चल पाएगी जब तक कि क्या नहीं होगा? आपस में यहाँ पर हमें कोई संबंध होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो वो एक संबंध की भी बात कर रहा है, जिसकी बात कौन नहीं कर रहे थे? अरस्तु नहीं कर रहे थे। लेकिन इस मॉडल की भी क्या कमी है? फीडबैक नहीं है। ठीक है। तो इसमें भी क्या नहीं है? फीडबैक नहीं है। वो इसकी सबसे बड़ी कमी है। अब इसके अलावा ये 2-3 बातें और करते हैं कि हमारा जो वातावरण है, हम किस वातावरण में बात कर रहे हैं, वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। यदि वातावरण ऐसा है कि एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, जैसे अभी वो सब उनकी बात क्यों सुन रहे हैं? जो कृष्ण कह रहे हैं वो सब क्यों मानने को तैयार हो गए कि हम इनसे झूठ बुलवा लेंगे? चाहे उनको नहीं पता, लेकिन वो झूठ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, डिमांड ऐसी है। तो वो बोल रहे हैं वातावरण बहुत जरूरी है। कौन कह रहा है ये बात? लास्टवेल। लास्टवेल बोल रहे हैं जब तक वातावरण नहीं बनेगा ना, तब तक संचार हो ही नहीं सकता। ये किसका कहना है? लास्टवेल का। अब हम आते हैं अपने तीसरे मॉडल की तरफ, जो किसका मॉडल है? शैनन और वीवर का मॉडल। शैनन और वीवर के मॉडल की विशेषताओं की बात करते हैं। इनकी पहली विशेषता है कि ये पहला गणितीय मॉडल है। अब देखो, इसको भी हम उसी कहानी से समझ सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें शंख बजाना है, हमें दुंदुबी बजानी है, नगाड़े बजाने। क्यों बजाने? नॉइस क्रिएट करनी है। जब तक वो नॉइस क्रिएट नहीं होगी तब तक हमारा जो
ऑब्जेक्टिव है, वो तो पर्पस है हमारा, वो तो फेल हो जाएगा फिर। तो हमें वो नॉइज क्रिएट करनी है, लेकिन नॉइज क्रिएट करने पे हम थोड़े से डिले हो गए। वो कुंजर बोलने के बाद फिर हम ढम 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 नगाड़े बजा रहे हैं, फायदा होगा? और हमने पहले ही बजा दी, अश्वत्थामा वाली लाइन ही नहीं बोल पाए थे, उससे पहले ही बजा दी हमने, फिर तो भी फायदा नहीं होगा। इसका मतलब जो हम नॉइज को क्रिएट करें या जो भी नॉइज आए, उस नॉइज का बड़ा एक कैलकुलेटिव एक मेथड होना चाहिए। आप इस वाली कहानी से क्या याद कर सकते हैं? पहला गणितीय मॉडल। कैलकुलेशंस कहाँ होते थे? गणित में ही होते थे। तो ये गणितीय मॉडल की बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बहुत तकनीकी बातें हैं। शैनन वीवर ने बोला कि एक ट्रांसमीटर होगा, सिग्नल्स होंगे, आधे लोगों के तो समझ भी नहीं आएगा। आम बोलचाल की भाषाओं में हम क्या सिग्नल्स और इनका यूज करते हैं? नहीं करते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये मॉडल कैसा है? तकनीकी मॉडल है। एक्चुअली इन्होंने टेलीफोन के कम्युनिकेशन के लिए बनाया था, तो इसको हमने फिर इसमें भी लगाना शुरू कर दिया। कमियों की बात करते हैं। क्या कमी है? फीडबैक इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये मॉडल भी कैसा है? रेखिक है। क्या फीडबैक दिख रहा है आपको? क्या कहा हमें नहीं पता, क्योंकि फीडबैक नहीं है। दूसरा जो इसकी कमी है वो क्या है? ये मानवीय संबंधों की बात नहीं करता है। हम संचार के मानवीय ढंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी बात कर रहा है? तकनीकों की बात कर रहा है। यहाँ तक क्लियर? समझ में आए तीनों मॉडल? तो पहला जो मॉडल है, सबसे पहला मॉडल कौन सा था हमारा? अरस्तु का मॉडल। अरस्तु ने क्या बात करी है? फीडबैक की बात की है क्या? नहीं, इफेक्ट की बात करिए कि इफेक्टिव वे में एक वक्ता कुछ भी भाषण देता है तो वो श्रोता सुनता है। उसके बाद कौन आते हैं? लास्टवेल। लास्टवेल क्या क्या बात करते हैं? हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू whom, with what effect। इसकी कमी क्या थी? फीडबैक नहीं था। इसमें पहली बार क्या आया? चैनल आया। वेरी गुड। इसके अलावा ये वातावरण की बात करते हैं कि वातावरण भी जरूरी है। तीसरा मॉडल शैनन वीवर। शैनन वीवर के मॉडल में ट्रांसमीटर और इन सब की बात करते हैं। तकनीकी मॉडल है, गणितीय मॉडल है। और फिर फीडबैक पहली बार क्या इंट्रोड्यूस हुआ? नॉइज। वेरी गुड। शैनन वीवर के मॉडल में पहली बार क्या इंट्रोड्यूस होता है? नॉइज। तीनों में पहला पहला कुछ है। अरस्तु में पहला क्या है? पहला रैखिक। लास्टवेल में पहला क्या है? चैनल। शैनन वीवर में पहला क्या है? तीन मॉडल क्लियर। चलते हैं चौथे मॉडल की तरफ। चौथा मॉडल है बार्लो का मॉडल। किसका मॉडल है? बार्लो का मॉडल। बार्लो का मॉडल हमें बार्लो बोल दो, बार्लो बोल दो, BARLO है। बार्लो 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 बना दूं इसको मैं? चलो ओके तो ये बार्लो हो गया। अब ये बार्लो का जो मॉडल है ये हमें 4 लेटर्स में बात करता है। ये 4 लेटर्स कौन कौन से हैं? SMCR। S का मतलब क्या है? सोर्स। S का मतलब क्या है? सोर्स। M स्टैंड्स फॉर मैसेज। M मतलब मैसेज। C स्टैंड्स फॉर चैनल। और ये कौन हो जाएंगे? हमारे रिसीवर भाई साहब, है ना? चलो, तो ये हमारे रिसीवर हो गए। अब बार्लो पहली बार कुछ बातें कहते हैं। इनकी कमियों की बात बाद में करेंगे, पहले हम ये सोचते हैं कि बार्लो कह क्या रहे हैं। तो जो बार्लो है उन्होंने क्या बोला कि सोर्स जो भी बोल रहा है या सोर्स के थ्रू जो भी मैसेज जा रहा है, किसी भी सोर्स के थ्रू, है ना? आप इसको सेंडर भी बोल सकते हैं, बट एज पर बार्लो सेड वो सोर्स बोलता है। तो जो भी सोर्स बोल रहा है वो एज इट इज कौन रिसीव करेगा? रिसीवर। मैंने आपसे कुछ कहा, आप एज इट इज उसको रिसीव करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ सिचुएशंस होनी चाहिए। मैसेज जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। जो मैसेज है वो कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। उसमें कुछ एलिमेंट होने चाहिए। कुछ एलिमेंट होने चाहिए। कैसे एलिमेंट हो? जो कॉमन हो, जिसकी बात हम क्लास की स्टार्टिंग में भी कर रहे थे कि कॉमन एलिमेंट्स होंगे तब हम एक दूसरे की बात को सुनेंगे। कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे तो हम बात को क्यों सुनेंगे? लेट सपोज यहाँ पर यदि कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करने वाला है, वो इस क्लास में बैठेगा तो क्या वो सुनेगा? उसको लगेगा मैं क्यों पढ़ूँ भाई, मेरे तो नहीं आता है,
है ना, आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ पर कॉमननेस होनी चाहिए, तभी आपका जो मैसेज है वो कौन रिसीव करेगा, रिसीवर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चैनल कौन से हो जिनके थ्रू बात कही जा रही है। चैनल कौन से होंगे, तो वो बोलते हैं कि हमारे जो चैनल्स हैं वो कौन से हैं, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारी चैनल्स हैं। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती है हमारे पास में, आंखें हैं, नाक है, ईयर है, हमारा स्किन है, और जो हमारी जीभ है वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो हम क्या इनके थ्रू कोई संचार कर सकते हैं? आंखों से देखते हैं हम किसी को, संचार होता है, क्या बोलते हैं आंखों से देखने वाले संचार को? चीजें याद रखनी है, ऑक्यूलिक्स, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये आंखों से देखकर हमने करा था। चलो स्वाद से कौन सा करा था, गस्टोरिक, ठीक है। उसके बाद में हमारा सुनकर भी करते हैं क्या हम संचार? कल मैंने आपको 4 स्किल्स पढ़ाई थी, फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ा था हमने, उसमें 4 स्किल्स पढ़ी थी, वर्बल नॉन वर्बल में, सॉरी 4 स्किल्स पढ़ी थी, LSWR, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो क्या उनको भी हम सेंसेस में देख सकते हैं? क्या सुनकर भी हम कुछ संचार करते हैं? जब तक सुनोगे नहीं तब तक बोलोगे कैसे? हमें पता ही नहीं है सामने वाला क्या बोल रहे हैं, हम तो अपनी बोले और चले आए, संचार होगा? नहीं होगा। तो हमें सुनना भी जरूरी है। तो ये जो 5 सेंसेस है इनको ये क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। कौन बोल रहा है, बार्लो बोल रहे हैं, ठीक है। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, आपके बाल बहुत लंबे लंबे हैं, जब वो खुले हुए हैं तो वो स्किन पे भी लगेंगे, आंखों में भी घुसेंगे, कान में भी घुसेंगे, है ना, हर जगह जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जब लड़कियों के बड़े बड़े बाल होते हैं तो वो जब खुले होते हैं तो फिर वो टंग में टच होते हैं बार बार आकर, है ना। तो ये जो 5 आपके सेंसेस हैं इनको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, बाल लो, आपके बाल खुले हुए हैं और वो टच कर रहे हैं। रिसीवर ने एज इट इज रिसीव किया, जो जो सोर्स आपका कहेगा एज इट इज उसको कौन रिसीव करेगा, रिसीवर। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे उसने सोशल सिस्टम की बात की तो हमारे रिसीवर के पास में भी एज इट इज क्या पहुंचेगा, सोशल सिस्टम पहुंचेगा। वो एटीट्यूड्स की बात कर रहा है, वो बड़े एटीट्यूड में बोल रहा है, उसके पास में सेम क्या पहुंचेगा, एटीट्यूड। एटीट्यूड उसकी आंखों में हो सकता है, चैनल क्या बोल रहा है कि इसकी आंखों में एटीट्यूड है, रिसीवर ने उसको रिसीव किया कि हाँ भाई आंखें बहुत चलती हैं इसकी। तो ये क्या हो गया, ये किसका मॉडल हो गया, बार्लो का मॉडल हो गया। इस मॉडल की अच्छाइयां बताइए। शैनन वीवर क्या बात नहीं कर पा रहे थे? आप सही जगह जा रहे हैं। शैनन वीवर का क्या था, हमने क्या बोला था कि बहुत टेक्निकल मॉडल है। वो किसकी बात नहीं कर रहे थे, मानवीय संबंधों की, सेंसेस। अच्छाई क्या हो गई, विशेषता क्या हो गई, संबंधों पर आधारित हो गया, ठीक है। लेकिन कमी क्या है, फीडबैक नहीं है। फीडबैक का रोना चल रहा है अपना, तो फीडबैक नहीं आ रहा किसी में, है ना। तो ये फीडबैक नहीं आ रहा है इनमें, ये क्या है इनकी कमी। अच्छा, क्या ये नॉइज की बात कर रहा है? नॉइज की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये तो बोल रहा है 5 सेंसेस के थ्रू जाएगा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसने तो ये बोला, जबकि नॉइज भी तो हो सकती है भाई। उसकी आंख में कुछ चला गया, अभी आंख के इशारे पहुंच ही नहीं पाए, अभी अभी गया, जस्ट नॉइज हो गया ना। तो ये जो 5 सेंसेस हैं, ये 5 सेंसेस आप तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे उसको रिसीव करेंगे, नॉइज की बात नहीं कर रहे हैं। तो कमी क्या क्या हो गई, एक तो नॉइज की बात नहीं हुई, एक किसकी बात नहीं हुई, फीडबैक की बात नहीं हुई। तो ये हमारे यहाँ पर जो रेखिक मॉडल हैं वो हमने इसको समझे। अब समझते हैं रेखिक मॉडल होता क्या है। हमने बार बार लीनियर मॉडल या रेखिक मॉडल की बात करी। एक ऐसा मॉडल जिसमें एक सेंडर है, सेंडर एक मैसेज को किसको भेज रहा है, रिसीवर को भेज रहा है। लेकिन सेंडर का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि रिसीवर ने रिसीव किया या नहीं किया। सेंडर ने बोला और वो भाग गया, चला गया वहां से। अब उसको नहीं मतलब कि तुम्हें सुना तो बहुत अच्छा, नहीं सुना तो बहुत अच्छा, अपने काम से काम रखो, मैं तो जा रहा हूँ। इस टाइप के मॉडल को क्या कहते हैं, रेखिक मॉडल। लेकिन यदि हम एक फीडबैक दे दें, फीडबैक देते ही ये जो आपका रिसीवर है ये कुछ पूछेगा, ये कुछ पूछेगा, तो ये जो पूछा हुआ है ये किस तक जाएगा, वापस सेंडर के पास में जाएगा। 2 लोगों के बीच में ऐसी क्रियाएं हो सकती हैं,
दो लोगों के बीच में जो आप कन्वर्सेशन या जो कम्युनिकेशन करते थे उसको क्या बोलते थे? इंट्रा या इंटर? इंटर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये किस में आ गया? अंतरवैयक्तिक। यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब रेखिक समझ में आया, रेखिक क्या है? इंटरपर्सनल समझ में आया, जहां पर क्या आ जाएगा? फीडबैक आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके मॉडल्स देखते हैं कि इसके मॉडल्स कौन कौन से हैं। लीनियर समझ में आए? एनी डाउट्स? एनी डाउट मतलब एनी डाउट्स हो गया। हाँ, कुछ समझ में आने में कुछ दिक्कत है? कोई क्वेश्चन है आपके लीनियर मॉडल्स में? अच्छा, लीनियर मॉडल इफेक्टिव होगा क्या? इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें क्या नहीं है? फीडबैक नहीं है। जब तक सामने वाले की आप सुनोगे नहीं, आपको पता ही नहीं है कि मैसेज पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा। तो इसके लिए हम कौन से मॉडल की तरफ चलते हैं? हमारे द्विमार्गी या फिर अंतःवैयक्तिक मॉडल की तरफ। इसमें जो पहला पर्सन आया जिसने मॉडल दिया, उसका नाम था ऑसगुड और उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था श्रैम। इनका मॉडल जो है वो फर्स्ट मॉडल माना जाता है जो इंटर कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इंटर कम्युनिकेशन की बात करने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन है? ऑसगुड एंड श्रैम। हमें पता है इतना, तो हमें ऐसे खुशबू आ रही कि फीडबैक आएगा इसमें, है ना? उन सब में फीडबैक नहीं था, हम तरस रहे थे कि फीडबैक फीडबैक आ जा, लेकिन फीडबैक आ ही नहीं रहा था। अब इसमें हमें फीडबैक दिखेगा, तो ये सिचुएशन कैसी है? बहुत गुड, रिलैक्सिंग सिचुएशन है ना, गुड़ गुड़ बांट सकते हैं हम इसमें। तो ऑसगुड एंड श्रैम। ऑसगुड ने बहुत श्रम करके फीडबैक को वो लेकर आए हैं खींच के। याद हो जाएगा ऑसगुड एंड श्रैम का मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है? इस मॉडल में होता है एक मैसेज। ठीक है, हम मैसेज को दे रहे हैं। मैसेज को किसी ना किसी पर्सन को दिया जाएगा या कोई ना कोई देगा। जैसे मेरे मन में है कि मुझे ये बोलना है, तो मैं कैसे बोलूंगी? सबसे पहले मैं उस मैसेज को क्या करूंगी? अपने मन में ही डिकोड करूंगी, फिर उसको ट्रांसमिट करूंगी, यानी कि उसको आप बोल सकते हो कि इंटरप्रिटेट करूंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया? उसको डिकोड किया, फिर मैं उसको क्या करूंगी? इंटरप्रिटेट करूंगी। उसके बाद में मैं उसको एनकोड करूंगी, क्योंकि हो सकता है कि मेरा जो डिकोड करने का तरीका है उस तरीके को आप समझ पाए या ना समझ पाए। डिकोड, इंटरप्रिटेट और एनकोड में यदि दिक्कत है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संदेश, इसको बोलते हैं कूटवाचन, इसको बोलते हैं अनुवाद, इसको बोलते हैं कूट लेखन। अब ये मैसेज यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंच गया। अब इस मैसेज को जैसे ही कोई रिसीव करेगा तो वो सबसे पहले डिकोड करेगा या एनकोड ही रहने देगा? डिकोड करेगा। जैसे कि मैंने आपको कोई फाइल भेजी व्हाट्सएप पे, कोई इमेज भेजी, कोई फाइल भेजी, ठीक है, जैसे आज के नोट्स भेजे। अब जब नोट्स भेजे तो उसमें एक डाउनलोड का ऑप्शन होता है। पहले आप उसको क्या करते हो? डिकोड करते हो ना कि ये है क्या, फिर पढ़ते हो उसको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये डिकोड नीचे है, इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर डिकोड क्या आ जाएगा? फिर उसके बाद में हम इसको इंटरप्रिटेट करेंगे अपनी लैंग्वेज में, हम समझेंगे कि क्या है, और उसके बाद में क्या आएगा? एनकोड आएगा। एनकोड क्यों हुआ? क्योंकि इसमें क्या आने वाला है? फीडबैक आने वाला है। तो आपने उसको डिकोड करा, अब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आए। आपके मन में जैसे ही क्वेश्चन आए आप उनको एनकोडिंग करोगे, और एनकोडिंग करके दोबारा से उसको किसके पास में भेज दोगे? मैसेज की फॉर्म में, ये जो आपका सेंडर है। तो ये जो आपका ये मॉडल है, ये क्या आपको कुछ चक्रीय जैसा लग रहा है? ये सर्कुलर मेथड में लग रहा है। इसलिए जहां पर उस मॉडल को हम रेखिक मॉडल कहते हैं, इसका एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं? चक्रीय। चक्रीय मॉडल है। इसमें एक संदेश दूसरे तक, दूसरा संदेश पहले तक, इस तरीके से ये घूमता रहता है। इसलिए हम इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं? चक्रीय मॉडल बोलते हैं। चलिए इसकी अच्छाइयाँ बताइए मुझे, विशेषताएं बताइए चक्रीय मॉडल की। फीडबैक मिल रहा है ना, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात। कमियां बताओ, कमी क्या होगी इसकी? क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, अच्छा, नहीं तो टाइम तो क्या है, बहुत है। हम मानवों के पास टाइम, बातें करने में टाइम की क्या कमी है? पढ़ने में होता है टाइम, तो बातें करने में क्या टाइम है?
आप भी कुछ कह रहे थे कंचन? हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? अच्छा, माही आप बताओगे क्या कमी है इसकी? तुषार, सोचो तो, क्या पता कमी दिख जाए। आपका नाम नहीं पता मुझे, कल नहीं आए थे आप? हाँ, क्या नाम है? राकेश। ओके, राकेश आप बताएंगे। टेक्निकल है? कुछ नहीं है टेक्निकल, अभी अपन को लग रहा है जैसे कि मैंने कुछ सोचा, मैंने बोला, फिर आपने उसको रिसीव किया और आपने बोला, बस यही बात है, वो लिख दिया है ऐसे। स्पेशल फीचर्स चाहिए होंगे, क्या पता मुझे आपकी बात समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, चैनल सेंसेस। ओके, देखो सबसे बड़ी कमी क्या है, दो लोग बोल रहे हैं ना, तब तक ये मॉडल ठीक है। जैसे ही तीसरा आ गया, तीसरे के लिए स्पेस ही नहीं है। देखो एक व्यक्ति ने मैसेज दिया, डिकोड हुआ, ट्रांस इंटरप्रेटेट हुआ, एनकोड हुआ, उसने कुछ पूछा, फिर वो उसके पास में पहुंच गया, तीसरा व्यक्ति आएगा तो उसको कहाँ रखोगे? ये इसकी कमी है। ये मॉडल केवल अंतरव्यक्तिक है, दो ही लोगों तक चलता है, तीसरे के आते ही फ्लॉप हो जाता है। समूह में ये मॉडल नहीं चल सकता, मास कम्युनिकेशन में ये मॉडल नहीं चल सकता। ये इसकी क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, तो आपका कौन सा मॉडल पढ़ रहे थे अभी हम? ऑसगुड श्रैम का मॉडल। इसकी विशेषताएं क्या क्या हो गई? सबसे पहले फीडबैक। पहला मॉडल है जो क्या देता है हमें? फीडबैक देता है, लेकिन क्या नहीं कर पाता है, कमी क्या हो गई? दो लोगों तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही समूह संचार आएगा, जैसे ही मास कम्युनिकेशन आएगा, ये मॉडल क्या हो जाएगा? फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑसगुड और श्रैम के मॉडल के बाद में अब हम चलते हैं अपनी एक और बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल पर, जिसको हम बोलते हैं न्यू कॉम का मॉडल। क्या? देखो कूट लेखन का मतलब क्या होता है? कूट यानी कि कोई कोड है ना, कोई कोड है। जैसे कि मैंने मुझे आज, लेट सपोज मुझे आज बहुत अच्छा कुछ खाना खाना है, मैंने बोला अपने घर जाके कि भाई आज तो डोसा खाने का मन है, लेकिन मुझे पता है ऐसे सीधे सीधे बोलूंगी तो रिजेक्शन है ना, बोलेंगे बहुत डोसा खाने का मन है, चुपचाप जो बनाया खा लो चुपचाप। अब उसके लिए मैं इस मैसेज को एनकोड करूंगी कि मेरी बात को सुना जाए। तो मैं बोलूँगी कि अरे क्या हुआ, आज ऐसे ही मैं निकल रही थी कोचिंग से, तो मैंने देखा कि एक शॉप पर कुछ लोग डोसा खा रहे थे। फिर मुझे याद आया कि अरे इसमें तो वो खुशबू ही नहीं है जो मम्मी आपके हाथ में है। अब मम्मी थोड़ी सी बोलेंगी हाँ बेटा, है ना। अब फिर मैंने बोला लेकिन नहीं नहीं, आप तो जब आपका मन हो तब बना देना, ऐसे तो कोई, आप भी तो थक जाती हो, पूरे दिन काम करती हो। वो मम्मी बोलेंगी नहीं बेटा अभी तो क्या है, थोड़ी 2 घंटे रुक, तो मैं बैटर वैटर बना के बढ़िया देखो डोसा बना के खिलाती हूँ। ये क्या हुआ, मैंने मैसेज को एनकोड किया, अनुवाद किया, डिकोड किया कि मम्मी को मैं कैसे बोलूंगी, और फिर मम्मी तक वो चीज़ पहुंची। मम्मी ने रिसीव किया कि बेटी को क्या खाने का मन है? डोसा खाने का मन है। मम्मी ने बोला कि देखो ऐसे ऐसे बन जाएगा लेकिन 2 घंटे लगेंगे। क्लियर हुई बात? हाँ, वो तो देखो कहने में आता ही है कि बात कहने की अदा ही तो होती है, आर्ट ऑफ जो हमारी स्पीकिंग है। न्यू कॉम का मॉडल पढ़ते हैं। न्यू कॉम के मॉडल में पहली बार हम एक अलग चीज देखेंगे। देखो इस मॉडल का एक दूसरा नाम है ABX मॉडल। इसमें क्या बोला गया कि A B से एक बात कहता है, ठीक है, A B को क्या बोलेगा? कुछ बोलेगा, लेकिन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है आपका जो सोशल बैलेंस है, जो सामाजिक संतुलन है, वो भी बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, आपने कुछ कहा किसी से, लेकिन उसमें जो सामाजिक संतुलन है उसकी भी उपयोगिता है। तो सोशल बैलेंसिंग की बात करेंगे पहली बार, कौन करेंगे? न्यू कॉम करेंगे। इनके मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? ABX मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मॉडल भी फीडबैक की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? सामाजिक संतुलन थोड़ा वर्ड समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको समझाती हूँ। जैसे देखो हम गीता के उदाहरण से समझते हैं, गीता भगवत गीता है ना, आप लोग मिस इंटरप्रिटेट तो नहीं कर रहे मेरी बात को? हाँ, तो वो जो भगवत गीता है, भगवत गीता में क्या श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन युद्ध करना है, और अर्जुन ने बोला जी सरकार, ऐसा हुआ था? नहीं। तो उनको उनको क्या करना पड़ा था? कन्वेंस करना पड़ा था। कब तक? जब तक कि
अर्जुन तैयार ना हो जाए। उन्होंने हर तरीके से समझाया, उन्होंने विराट स्वरूप दिखा दिया कि देख सब कुछ मेरे में ही है, तो किसी को नहीं मार रहा, मुझे ही मार रहा है, मैं ही जी रहा हूँ, यही तो बोला था। मतलब मैंने बहुत ही सरल शब्दों में उसको बता दिया। तो ये जो आपका कन्वर्सेशन है, उन्होंने सामने वाले को, हमें क्या इस्टेब्लिश करना है, सोशल बैलेंस। वो क्या चाहते हैं कि भाई बहुत कुछ हुआ है पांडवों के साथ में, यदि कौरव रह गए तो फिर अधर्म का एक टाइम शुरू हो जाएगा। धर्म की विजय के लिए पांडवों का आना जरूरी है, सोशल बैलेंसिंग जरूरी है। लेकिन वो सोशल बैलेंसिंग तब तक नहीं होगी जब तक महाभारत नहीं होगा। महाभारत हो इसके लिए अर्जुन का लड़ना जरूरी है, क्योंकि अर्जुन परम योद्धा हैं। ये अर्जुन कब लड़ेंगे, जब उनको कन्वेंस किया जाएगा। तो आप सामने वाले को तब तक कन्वेंस करेंगे जब तक कि सोशल बैलेंसिंग नहीं हो जाए। ये मॉडल क्या कहलाता है, न्यूकॉम का मॉडल। फीडबैक आएगा कि नहीं आएगा इसमें? जब तक फीडबैक नहीं आएगा, आप कन्विंस कर किस आधार पर रहे हैं? वो कृष्ण ने कुछ बोला, अर्जुन ने फिर क्वेश्चन किया, अर्जुन के क्वेश्चन का फिर आंसर हुआ, फिर क्वेश्चन हुआ, फीडबैक आ रहा है। ये भी इस मॉडल में फीडबैक दिखाई देगा। क्या सोशल बैलेंसिंग होगी? कमियां बताओ। क्या होगा? अरे अभी केवल अपन को सोचना है, बस कन्विंस करना है। वो क्या सोच रहा है उससे हमें नहीं फर्क अभी पड़ना है। इस मॉडल की और क्या कमी हो सकती है? एक तो इन्होंने बताया कि हम यदि सोच लें कि भाई यदि उसने मना कर दिया तो न्यूकॉम वाले मॉडल में ही नहीं जाएंगे ना, फिर तो ये अरस्तु का रैखिक मॉडल होकर रह जाएगा, है ना। हाँ, तो बताइए कमियां बताइए। आपका नाम दिनेश है ना? दिनेश या मनीष? मनीष, मुझे वो स्थान याद है कल वाला। मनीष बताइए इसकी क्या कमियां हो सकती हैं? हाँ माही बोलो। वेरी गुड। ये भी क्या है, टू वे कम्युनिकेशन। आपने किसी को कुछ कहा, लेकिन यदि तीसरे की एंट्री हो गई, यदि कोई और गीता का ज्ञान देने आ गया यहाँ पर अर्जुन को, तब क्या करेंगे कृष्ण? वो चीज नहीं बताई इन्होंने। तो सोशल बैलेंसिंग तो है, लेकिन सोशल बैलेंसिंग केवल कब पॉसिबल है, जब एक व्यक्ति आपकी बात को सुन रहा हो, तब आप वो बैलेंस स्टैब्लिश कर सकते हो। न्यूकॉम का मॉडल समझ में आया? चलिए अब देखो, मुझे एक और बात बताओ। यदि हम आजकल के टाइम की बात करें, जिसमें सोशल मीडिया है, जिसमें वीडियो कॉलिंग है, जहां पर एक व्यक्ति नहीं बोलता, दोनों व्यक्ति बोलते हैं साथ में, जैसा कि कल हम बोल रहे थे असिंक्रोन, क्या बोलेंगे इसको जब दो व्यक्ति साथ में बात करते हैं? कौन सा डुप्लेक्स? फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स का यदि कोई एक ऐसा तरीका है, तो उसमें हम कौन से मॉडल्स को लेकर आए? तो हमारा तीसरे टाइप का मॉडल यहाँ पर जनरेट होता है। पहला क्या हुआ, रैखिक, दूसरा हुआ चक्रीय। समझ में आया? अब तीसरे मॉडल की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं समव्यवहारिक मॉडल, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांससेक्शनल मॉडल। क्या बोला जाता है इसको? ट्रांससेक्शनल मॉडल। ओके, ट्रांससेक्शनल यानी कि समव्यवहारिक मॉडल। ऐसा भी तो होता है कि लगातार बातें चलती रहती हैं, लगातार एक पर्सन बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, पहला सुन रहा है। इसमें क्या करें हम? तो इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एक मॉडल है वो है डेंस का मॉडल। ठीक है, डेंस क्या बोलते हैं? डेंस बोलते हैं कि जो संवाद है, जो संचार है, वो गतिशील भी है और लगातार चलने वाली क्रिया है। जैसे ये जो हेलिकल आपको दिखाई दे रहा है, एक हेलिक्स मैंने बनाया है, इसी हेलिक्स की तरह से हमारा जो संचार है वो चलता है। जैसे मैंने कल आपसे कोई बात कही, हो सकता है कल उसका कुछ असर आप पर हुआ हो, लेकिन फिर आपने घर जाके क्वेश्चन सॉल्व करे तो आपको प्रॉब्लम्स आई तो आपने वो संचार वहीं तक छोड़ दिया था, लेकिन अब प्रॉब्लम्स के थ्रू आप दोबारा से उस संचार में वापस आ गए। तो देखो, ये संचार कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस संचार में पहली बार ये बताया गया कि जो संचार है वो कैसी क्रिया है, गतिशील है, सतत है। कमी क्या होगी इसकी? और एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल हो सकते हैं इस क्रिया में, जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन कमियां क्या होंगी? फीडबैक पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमें, देखो हमने बात कही, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 साल बाद, फीडबैक की हमें कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए। तो यहाँ पर हमें फीडबैक नहीं दिखाई देता है। इस मॉडल का नाम क्या है? हेलिकल मॉडल।
हेलिकल मॉडल इसको कहते हैं। अब एक दो मॉडल्स को केवल हम नाम से समझ लेते हैं जहां से क्वेश्चन आए हैं, जिसमें एक मॉडल आपको दिखाई देता है वेस्टरले मैकलीन का मॉडल। वेस्टरले मैकलीन पहली बार एक बात करते हैं, कल मैं या जिस दिन मैंने सिलेबस को डिकोड किया था आपको एक टर्म बताया था, गेटकीपर। क्या था गेटकीपर? जैसे कि कोई संदेश है, उस संदेश को मैं कैसे पहुंचाऊं, किस तक पहुंचाऊं, ये क्या फिनोमिना है? गेटकीपर फिनोमिना। जैसे ये एक संदेश है, इस संदेश को मुझे इस रिसीवर को पहुंचाना है, लेकिन यहाँ पे एक गेटकीपर खड़ा हुआ है। ये गेटकीपर डिसाइड करेगा कि ये दो संदेश तो इधर पहुंचा देते हैं, लेकिन दो बीच में ही रोक देते हैं। ये जो फिनोमिना है पहली बार किसने दिया? वेस्टरले मैकलीन ने दिया। और इस फिनोमिना को हम किस में यूज करते हैं? मास कम्युनिकेशन में। मास कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों में ये फिनोमिना यूज हो सकता है, जैसे कि प्रिंट मीडिया में छपने वाली कोई न्यूज हो गई, 2 न्यूज को रखो, 3 न्यूज को भेज दो, इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। कार्ड्स ने भी बाद में, बहुत बाद में ये बात करी थी कि हाँ गेटकीपर मेथड होता है। तो कई बार हमारी बुक्स में कार्ड्स का भी नाम लिखा होता है, आप इसी के साथ में ब्रैकेट में लिख सकते हैं CATZ। कार्ड्स ने भी इस तरीके की बात करी थी, जिसमें हमें इस तरीके का फिनोमिना दिखाई देता है, जिसको हम गेटकीपर फिनोमिना कहते हैं। ओके, अब हमारा एक और मॉडल है जो इम्पॉर्टेंट है और जिसको बहुत अच्छे से हम केवल नाम याद कर लें क्योंकि यही पूछा जाता है, वो है रोजर्स किनकैड का मॉडल। रोजर्स किनकैड का मॉडल। अच्छा, जो अभिसरण होता है जिसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? यदि बहुत सरल शब्दों में आप मुझे समझाएं। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं आप? देखो, जो आपका अभिसरण है उसको यदि मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो वो है कि जैसे कि एक रूम है, उसमें आपने परफ्यूम को स्प्रे किया। स्प्रे आपने यहाँ पर खड़े होकर करा, लेकिन उसकी फ्रेगनेंस को आप बहुत आगे तक भी फील कर पाएंगे। वो क्या है? अभिसरण। ओके, तो ये जो अभिसरण का जो सिद्धांत है, आप इसको याद कर सकते हैं रोज के साथ में। एक कमरा है जिसमें बहुत सारे गुलाब के फूल रखे हैं। कमरे में घुसते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन से फ्लावर हैं? रोज के फ्लावर्स रखे हैं। रोज के फ्लावर्स से रोजर्स को याद रखेंगे और उनके सिद्धांत को याद रखेंगे। सिद्धांत कौन सा है? अभिसरण का सिद्धांत। ओके, तो ये अभिसरण का सिद्धांत जो है रोजर्स और किनकैड का सिद्धांत है। एक और मॉडल जो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, वो मॉडल है एल्बर्ट, जो हमारे इस सिद्धांत को हम बोलते हैं 7, 38 और 55 का मॉडल। कोई मुझे बताएगा कि ये क्या सिद्धांत है? एल्बर्ट मेहरबीन का सिद्धांत है। लिख लीजिए, एल्बर्ट मेहरबीन। और इस मॉडल को क्या बोलते हैं? 7, 38, 55 का मॉडल। ये क्वेश्चन 2 बार यूजीसी नेट में आया है और डायरेक्ट पूछा गया है 7, 38, 55 का मॉडल से आप क्या समझते हैं? तो ये किसका है? सबसे पहले तो हमें नाम याद होना चाहिए, एल्बर्ट मेहरबीन। 7, 38, 55 क्या बोलता है कि जब भी कोई पर्सन बोलता है, उसके जो शब्द हैं वो केवल कितना प्रभाव डालते हैं? 7%। जैसे आप बहुत कुछ आज घर पर तूफान मचा कर आए हैं, उसके बाद में आपने घर आकर अपने पापा से या मम्मी से पूछा कि आप मुझसे गुस्सा हो? उन्होंने बोला नहीं। वर्ड क्या है? नहीं, लेकिन वो गुस्सा है। तो वो जो वर्ड है उसको केवल आपको क्या, कितनी वैल्यू करनी है? 7%। इसके बाद में क्या है? आपकी टोन, जो उतार और चढ़ाव है शब्दों में, उसका इम्पैक्ट कितना होता है? 38%। लेकिन आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपकी जो फिजिकल या बॉडी लैंग्वेज है, उसका इम्पैक्ट कितना होता है? 55। सिद्धांत देने वाले पर्सन कौन है? एल्बर्ट मेहरबीन। तो ये हमारे मोस्ट ऑफ मॉडल्स थे जिनको आज हमने किया। और अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं हमारे मॉडल्स का। पहला रेखिक मॉडल, पहला मॉडल जिसमें फीडबैक आता है, ऑस्गुड श्रैम का मॉडल। पहला मॉडल जिसको या फिर ऐसा मॉडल जिसमें हमें हेलिक्स दिखाई दे रहे थे, डांस का मॉडल। देखो डांस करते हैं तो वो हेलिक्स जैसे बन जाते हैं ना,
हम घूमते रहते हैं। तो इसमें हम कौन सा मॉडल याद कर सकते हैं? डेंस का मॉडल। इसके अलावा कुछ और मॉडल्स भी हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा, लीगन्स वगैरह के मॉडल हैं, आपके नोट्स में आएंगे, केवल एक सिंपल उसको रीड कर सकते हैं हम, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, केवल एक हम सेफ्टी के लिए उसको लेकर चलते हैं। ये मॉडल्स वो मॉडल थे जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जाते जाते मुझे 5W सुना दीजिए। 5W, who says what, in which channel, to whom, with what effect। लेकिन इसमें फीडबैक किस में था? ऑसगुड श्रैम में। न्यूकॉम ने कौन सा मॉडल दिया था? ABX का मॉडल। क्या उसमें फीडबैक था? था। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका जो वेस्टरली मैकलीन का मॉडल था और ये जो और आपके मॉडल थे, इनमें एक दो चीज़ें और आती हैं, जैसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आता है, एक कार्ड्स का मॉडल में आता है कि हम सामने वाले को कन्वेंस ना करें, वो पहली बार में हमारी बात से कन्वेंस हो जाए, इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो ये कुछ और मॉडल हैं, इनको हम कल थोड़ा सा और देख लेंगे। इसके अलावा इसको पढ़ कर आइएगा। ठीक है, मॉडल्स के जो रिवीजन क्लास पहले करेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।